क्लास 9 के विद्यार्थीगण, ये है एटॉमिक मास जो हम पढ़ रहे थे उसका सेकंड वीडियो। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हमने क्या जान लिया? हमने ये जान लिया कि ऑक्सीजन 16 को लिया गया था रेफरेंस एटॉमिक मास के रूप में, लेकिन ऑक्सीजन 16 को हटाया गया। इसके पीछे रीज़न जो है वो मैं आपको बतलाना चाहूँगा जनरल, कि जैसे ऑक्सीजन 16 से जब कंपेयर किया गया तो जो रिलेटिव एटॉमिक मास आया वो अगर 1.08 आया, सपोज 1.08 आया, ठीक है, कंफर्म नहीं है कि इतना ही आया, बट सपोज मान लेते इतना आया, तो जब हम कार्बन 12 एलिमेंट से कंपेयर किए बाकी सभी मास जो भी एटम का था उससे एलिमेंट के, तो वो वैल्यू 1.008 आया। ठीक है ना। एग्जैक्ट 1 तो किसी से नहीं आ रहा था, ना ऑक्सीजन 16 से आया ना कार्बन 12 से आया, बट ये वाला वैल्यू जो होगा, इस वैल्यू को अगर हम नियरली लिखना चाहते हैं तो 1 लिखना ज़्यादा आसान होगा, है ना, अगर कंपेयर किया जाए इससे। ठीक है, क्योंकि इसमें 1 लगाना होगा तो मेरे को सिर्फ ये हटाना पड़ेगा 0.008, और इसमें 0.08, तो इन दोनों में बड़ा कौन है? ये बड़ा है 0.08, और ये बहुत छोटा है इसके कंपेयर में, तो इसीलिए ये ज़्यादा एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा था। इस कारण से 1961 में, आप देख सकते हो 1961 में IUPAC एक संस्था है जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना। इन्होंने रिकमेंड किया किसको? कार्बन 12 को, जिसको रिप्रेजेंट इस तरीके से किया जाता है जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, कार्बन 12 क्या है आपको ऑलरेडी पता है कि ये एक प्रकार का आइसोटॉप होगा। अलग अलग तरह के कार्बन के आइसोटॉप पाए जाते हैं। तो इसमें क्या है खासियत कि प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 6 होगी, और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 6 होगी, है ना। और आइसोटॉप्स बनते कब है? जब न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? बढ़ती है, ज़्यादा होती है, और प्रोटॉन की संख्या तो कांस्टेंट होती है, वो बदलती नहीं है। ठीक है, तो कार्बन 12 को चुना गया, और इससे जब कंपेयर किया गया तो मैंने यहाँ पे देखा कि वैल्यू जो था वो ज़्यादा एग्जैक्ट आ रहा था। ठीक है, तो कार्बन 12 को मतलब चूज करने का एक रीज़न तो ये था। दूसरा रीज़न अगर कोई पूछेगा कि हाँ बताइए और क्या हो सकता है इसका रीज़न, तो यही बतलाना है कि इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के पास सिर्फ 2 होते हैं, तो ये ज़्यादा क्या करता है? ज़्यादा कंबाइन करता है ना, एटम्स के साथ कॉम्बिनेशन ज़्यादा बनाता है ना। तो इस कारण से भी एप्लीकेबल ज़्यादा है यहाँ पर। लेकिन ये रीज़न उतना बेटर नहीं है जितना ये है कि जब हम मेजर कर रहे हैं, है ना, तो जब हम ऑक्सीजन 16 का कर रहे हैं तो आ रहा है वैल्यू 1 के आसपास, कार्बन 12 का भी आ रहा है, बट कार्बन 12 का एग्जैक्टली ज़्यादा आ रहा है 1 के आसपास, तो दैट्स वाई कि कार्बन 12 को चुना गया। आई बात समझ में? बहुत ही सिंपल। तो यहाँ पे लिखा गया है कार्बन 12 एटॉमिक मास मेजर्ड एक्यूरेटली कंपेयर टू द अदर एलिमेंट, है ना, ये ज़्यादा एक्यूरेट था, है ना, तो इसीलिए इसको चुना गया। इतनी बातें आ गई होंगी दिमाग में। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब हमने ये जान लिया है, क्या जान लिया है कि चुनाव जो है वो हुआ किसका? कार्बन 12 का, कार्बन 12 का। लेकिन कार्बन 12 का एग्जैक्टली वैल्यू नहीं लिया गया। ठीक है, वो आपको बतलाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे एटॉमिक मास का डिफिनीशन एक है दिया हुआ, एटॉमिक मास किसे कहेंगे। तो देखो, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, ये बहुत सारा डिफिनीशन इसका हो सकता है। एक डिफिनीशन यहाँ पे है कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा वो एग्जैक्ट तो होगा नहीं, तो एग्जैक्ट तो पढ़ नहीं रहा, तो वो रिलेटिव मास होगा। और किससे रिलेट होगा? कार्बन 12 से। ऑफ इट्स एटम्स, है ना, जो ये जिस एलिमेंट को आप कंपेयर कर रहे हो उसका एटम एज कंपेयर्ड, और कंपेयर करना है किसके साथ? मास ऑफ, है ना, मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप।
कार्बन 12 का एक एटम होगा, है ना, उसके साथ आप जब कंपेयर करते हो तो, और कार्बन 12 का आइसोटोप जो होगा उसको हम कितना लेंगे, उसका मास को कितना लेंगे, 12 यूनिट। ठीक है, लेकिन फिर से वही बात हो जाएगी कि अगर हम स्केल पर अगर हम 12 लेते हैं तो 12 के बाद क्या आएगा, 24 आएगा, 12U के बाद 24U आएगा, और फिर से दिक्कत तो होगा। बहुत ही सिंपल है। तो इस दिक्कत को ठीक करने का काम जो है वो ऐसे किया गया कि आप ये जो 12 यूनिट है इसको 1 यूनिट कर दो। तो अब यहाँ पे स्केल पे अगर ये 1 होगा तो 1 के बाद 2, तो ये 2 वाला इंक्लूड हो जाएगा ना, अभी जिसका भी 2 यूनिट होगा, 3 यूनिट होगा, 4 यूनिट होगा, वो सब आ जाएगा। इसमें तो 12 के बाद डायरेक्टली जंप मार के 24 पे आ रहा है। ठीक है, तो ये सब जो बीच वाले जितने भी मासेज होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, इग्नोर हो जाएंगे, उसको तो लिया नहीं जाएगा। इसीलिए ये जो 12 था उसको 1 यूनिट में चेंज कर दिया। कैसे चेंज करेंगे, तो सिंपल सी बात है, 12 में क्या करोगे आप, 12 से डिवाइड करोगे, तो 12 यूनिट में अगर 12 से डिवाइड करोगे तो ये तो चेंज हो गया 1 यूनिट। किसका 1 यूनिट, कार्बन 12 आइसोटोप के एटम के मास का। लेकिन कार्बन 12 में भी तो डिवाइड होगा ना, क्योंकि आप इधर कर रहे हो तो इधर भी करना पड़ेगा। आप यहाँ पे क्या लिख रहे हो, यहाँ पे लिख रहे हो कि कार्बन 12 है और उसका जो मास है वो 12 यूनिट है, क्योंकि 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन है। और आपको इसको 1 अगर बनाना होगा तो इसमें 12 से डिवाइड करोगे। मैथ्स में ये कहा जाता है कि इधर अगर डिवाइड करो तो इधर भी करना पड़ेगा, तो इधर देखो डिवाइड कर लिया। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, अब कार्बन 12 में अगर 12 से डिवाइड किया तो क्या करेंगे, क्या बोलेंगे इसको, तो 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम, और वो किसके बराबर होगा, 1 यूनिट के। सिंपल, दिमाग में आ गई बात। और यही जो 1 यूनिट होता है, यही जो 1 यूनिट होता है जो किसके बराबर होता है, 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम, इसी को कहा जाता है एटॉमिक मास यूनिट। शॉर्ट में दिखाया जाता है AMU से। बट यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा, उतना बढ़िया से नहीं, बट ठीक है, थोड़ा सा तो ऑब्जर्व हो रहा है कि लेटेस्ट रिप्रेजेंटेशन जो है वो लिया जाता है U। यानी जहाँ पे AMU है ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, उसके जगह पे आप U लिख सकते हैं, और U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास, बहुत ही सिंपल, यूनिफाइड मास लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत, बहुत ही सिंपल था। तो हमने एक बात जान लिया कि एटॉमिक मास यूनिट जो होता है यानी AMU जो होता है वो इसके बराबर होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12। यानी कार्बन 12 के एटम का जो मास होगा उसके 12वें भाग को कहेंगे। क्यों, क्योंकि कार्बन 12 का जो मास था उसको हमने लिया किसके फॉर्म में, 12 यूनिट के फॉर्म में, लेकिन हमको चाहिए था 1 यूनिट, तो हमने डिवाइड किया इसके मास में, और जब हम उसके मास में डिवाइड करेंगे तो कार्बन 12 में भी डिवाइड होगा 12 से, तो इसीलिए 1/12 ही आएगा। ठीक, तो यहाँ पे लिखा गया है कि ऑन एटॉमिक स्केल C12 मास इज टेकन एज 12 यूनिट या 12 AMU के फॉर्म में लिया जाता है। ये 1 AMU नहीं है या 1 यूनिट ये नहीं है, इसका वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन पे। तो प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 6 दोनों मिलकर कितने होगा, 12 होगा। बहुत ही सिंपल, आई बात समझ में। तो अगर कोई पूछेगा कि 1 यूनिट की किसके बराबर होता है, तो 1 यूनिट क्या, 1/12 ऑफ द मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12। और यहाँ पे जो लिखा हुआ एटॉमिक मास यूनिट ये क्या है, एक तरह से 1 यूनिट ही तो है, लेकिन ये 1 यूनिट किसका 1 यूनिट है, ये है कार्बन 12 के एटम के मास के 12वें भाग के बराबर। ठीक है, बहुत ही सिंपल। अब यहाँ पे देखो बताया गया कि जो एक्चुअल मास होता है कार्बन 12 का वो कितना होता है, 1.992 × 10⁻23 ग्राम। लेकिन इसको लेने के बजाय, ये एक्चुअल मास है कार्बन 12 का, इसको लेने के बजाय हमने क्या लिखा, 12 यूनिट। कितना ईजी हो गया है ना, ये यूज करो कहीं पर और फिर ये यूज करो, ज़्यादा इजी कौन है, ये बहुत इजी है ना। तो इस कारण से इसका यूज बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और फिर देखो अगर मेरे को इसको 1 यूनिट में चेंज करना होगा तो मैं क्या करूँगा, 12 से डिवाइड करूँगा, और इसको भी अगर हम
1 यूनिट के वैल्यू में चेंज करना चाहते हैं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। हमने किया 12 से डिवाइड, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो यहाँ पे जब हम 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये आ रहा है वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, यानी कार्बन 12 के जो एग्जैक्ट मास है जब उसमें हम 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये एक मास आ रहा है जो किसका मास है, एग्जैक्ट एक्चुअल मास किसका है, हाइड्रोजन का। पता होगा, शुरुआत में बताया था मैंने, है ना। और ये जो है वो चेंज होकर के कितना हो जा रहा है, 1 यूनिट। यानी हाइड्रोजन के मास को ऐसे डिनोट करने के बजाय ज़्यादा आसान क्या है कि मैं क्या बोलूँगा, 1 यूनिट। बहुत ही सिंपल। अब 1 यूनिट का मतलब लोग समझ जाएंगे कि इतना होता है भाई, ये वैल्यू है 1 यूनिट का। कितना सिंपल है, नहीं समझ में आया। कार्बन 12 का एग्जैक्ट मास ये था, ठीक है, ये था। और ये मास को कौन, अगर यूनिट के फॉर्म में दिखाना था तो क्या, 12 यूनिट, क्योंकि 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन मिलकर के 12 यूनिट हो गए। तो ये एग्जैक्ट मास है, लेकिन यूज इसको नहीं करना है। अगर इसको एटॉमिक मास यूनिट के रूप में यूज करना होगा तो मैं ऐसे यूज करूँगा 12 यूनिट के फॉर्म में। और जब इसमें मैं 12 से डिवाइड कर रहा हूँ, यानी कार्बन 12 पढ़ा है हमने, कार्बन 12 का जो मास है उसमें अगर आप 1/12 करते हो यानी 12 से डिवाइड करते हो तो क्या आ रहा है आपका, 1 यूनिट आ रहा है। तो इसमें किया है तो इसमें भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों का मतलब एक ही है, ये यूनिट के फॉर्म में है और एग्जैक्ट ग्राम के फॉर्म में है, एक्चुअल मास है। तो यही नहीं बताया गया था कि एक्चुअल मास का यूज़ करना बहुत मुश्किल है, तो यूनिट के फॉर्म में आप यूज़ करते हैं। इसलिए इसमें हमने क्या किया, 12 से डिवाइड किया 12 से डिवाइड करने के बाद ये आया, और देखा गया कि जैसे ही 12 से हम डिवाइड कर रहे हैं ये 1 यूनिट आ जा रहा है। किसका, हाइड्रोजन, मतलब ये हाइड्रोजन का एग्जैक्ट मास है, ठीक है। और ये 12 है, इसमें 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 यूनिट आ जा रहा है। तो जैसे यहाँ पे 12 यूनिट शो कर रहा था 1.992 इंटू 10⁻23 ग्राम को, ये जो 1 यूनिट होगा वो किसको शो करेगा, 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम को। तो मैं ये एग्जैक्ट मास ऑफ हाइड्रोजन का यूज़ करने वाला नहीं हूँ कहीं पे। मैं क्या लिखूंगा, अगर कोई पूछेगा कि हाइड्रोजन का मास कितना है भाई बताओ, तो मैं बोल दूंगा 1 यू है। और कोई पूछेगा कि ग्राम में बतलाओ, तो बोल देंगे कि 1 ग्राम है। आई डोंट यूज़ 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम, बहुत टफ है यूज करना, यूटिलाइज करना। आई बात समझ में। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट का एक और डिफिनीशन आया, अभी और आएगा क्योंकि एग्जैक्ट अभी नहीं आया है। क्या बोला गया कि एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का कैसे डिसाइड होगा, कि नंबर ऑफ टाइम्स, वो कितना नंबर ऑफ टाइम्स पे आ रहा है, एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का एटम का मास जो है वो कितना नंबर ऑफ टाइम्स क्या है, हैवियर है, भारी है, देन 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12, क्योंकि इसको तो हमने 1 यूनिट लिया हुआ है। अब जो भी आएगा इससे ज़्यादा ही आएगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल, कोई दिक्कत। यानी हमने ये दिमाग लगाया, हमने दिमाग क्या लगाया, कार्बन 12 जो था उसका जो एग्जैक्ट मास था उसमें हमने 12 से डिवाइड किया, कार्बन 12 के एग्जैक्ट मास में हमने 12 से डिवाइड किया। जैसे ही 12 से डिवाइड किया हाइड्रोजन का मास आ गया, और जैसे ही हाइड्रोजन का मास आया, ठीक है, हम जान गए कि जब हम इसमें डिवाइड कर रहे हैं 12 से और इसका वैल्यू 12 यूनिट के बराबर है ना, तो हाइड्रोजन का जो एग्जैक्ट मास आ रहा है उसको हम 1 यूनिट बोलेंगे, क्योंकि 12 कट के भी तो 1 यूनिट हो जाएगा। ये पहले भी समझाया मैंने आपको। तो कितना नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है कोई भी मास एटम का, किसी भी एलिमेंट का, जैसे बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो। जैसे एग्जांपल में हम ले लेते हैं, ऑक्सीजन का होता है 16U, आप इसको ऐसे पकड़ो, ऑक्सीजन का कितना होता है 16U, और 1U किसका होता है बतलाओ, 1U किसका होता है 1/12 है ना, ऑफ क्या, मास ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम का जो मास है उसका 1/12वां भाग 1 यूनिट लिया हमने उसको, है ना। अब इसके कंपेयर में कितना टाइम्स आ रहा है, 16 टाइम्स आ रहा है। तो देखो बोला गया नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट इज हैवियर, यानी ऑक्सीजन का एक एटम जो होगा
वो कार्बन 12 के एक एटम के 12वें भाग के कितना गुना होगा? 16 गुना। ठीक है। अगर मान लो मेरे को इससे तुलना करना होता तो ये इसका कितना यूनिट लिया जाता है? मतलब 12 यूनिट, और इसका कितना था? 16। अब कंपेयर करो, मतलब 12 2 जा 16, तो फिर तो फ्रैक्शन है ना आ जाता, क्योंकि अगर आप 16 से डिवाइड करते 12 को तो कितना आता? ऊपर क्या आता? 4, नीचे क्या आता? 3। ये फिर से फ्रैक्शन आ गया। और जब हमने 1 यूनिट लेके चल रहा हूँ तो मेरा 16 U आया, और मैंने यहाँ पे 1 U ले लिया है इसको, 1/12 ऑफ द मास ऑफ ये। अब बोलोगे सर हाइड्रोजन का कितना होता? 1 U। तो क्यों 1 U? तो हमने यही देखा कि वैल्यू बराबर आ रहा है जब हम तुलना कर रहे हैं, तो यानी 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम का जब हम मास निकाले एग्जैक्ट एक्यूरेट, तो हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के वो बराबर आ रहा है। तो जब उसको हम कंपेयर करेंगे तो 1 ही आएगा। जब बराबर आएगा और डिवाइड करेंगे ऐसे ऊपर नीचे करके तो 1 ही आ जाएगा। सिंपल बात है, कोई तकलीफ है यहाँ पर? तो इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर कोई पूछ देगा कि एटॉमिक मास का यूनिट क्या होता है? जवाब क्या होगा? यूनिट लेस होता है ये। फिर पूछेगा रीजन बतलाओ, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर का मतलब रेशियो होता है, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है, तो ये यूनिट लेस है। आई बात समझ में? तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप सो आउट कर सकते हो, बहुत ही आसान भाषा में कर सकते हो, बहुत ही ईजी है ये। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है कि एटॉमिक मास कार्बन 12 का, अगर हम उसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू ही लिखते हैं, सपोज कि कार्बन 12 का ये एटॉमिक मास है, और एटॉमिक मास हाइड्रोजन को नीचे लिखते हैं, और जब डिवाइड करते हैं तो ये आता है 1.008 आता है। तो मैं समझाया भी था पहले कि इतना आता है, इतना AMU आता है। ठीक है। तो ये जो कंपैरिजन करने के बाद जो चीज़ लिख देते हैं वो तो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। ठीक है ना? तो उसको तो एटॉमिक मास यूनिट के फॉर्म में लिखना ही पड़ेगा। लेकिन जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो ये इतना आ रहा है जो एग्जैक्टली 1 के बराबर है। तो हम हाइड्रोजन जो होता है उसका रिलेटिव एटॉमिक मास कितना लेते हैं? 1 लेते हैं, ना कि 1.008 लेते हैं, क्योंकि बहुत ही नज़दीक है 1 के। ठीक है, आई बात समझ में? लेकिन ये कब होगा? जब हाइड्रोजन अकेले होगा, इसका कोई आइसोटोप नहीं होगा। लेकिन व्हेन आइसोटोप प्रेजेंट, जब आइसोटोप रहेगा तो क्या होगा? तब एवरेज वैल्यू जो होता है वो टेक किया जाता है। नहीं मतलब सिंपल सी बात है, अगर कोई पूछे आपसे कि हाइड्रोजन का मास क्या है, एटॉमिक मास, जवाब आपका क्या होगा? कि 1 है सर। लेकिन जब मैं पूछूंगा व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, जवाब क्या होगा आपका? आपका जवाब होगा कि 35। मैं बोलूँगा गलत है, 37 गलत है, क्योंकि ये दोनों आइसोटॉप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है अलग अलग। तो क्लोरीन को तो कोई कर नहीं रहा है ना? और देखा गया कि ये जो 35 एटॉमिक मास वाला जो आइसोटोप होता है, ये दोनों रहते हैं उसी के अंदर, ये दोनों एक ही एलिमेंट के अंदर पाए जाएंगे, लेकिन इनका रेशियो अलग अलग होगा। यानी ये जो 37 वाला की मात्रा अगर किसी एलिमेंट में x है तो 35 वाला की मात्रा कितनी हो जाएगी? 3x, यानी 3 गुना लगभग। यानी ऐसा आइसोटोप है ना जिसका एटॉमिक मास कितना? 35 होगा। मतलब ऐसा एटम जिसका एटॉमिक मास 35 होगा, उसकी संख्या 3 गुना होगी किसके कंपैरिजन में? इसके कंपैरिजन में। यानी ऐसा एटम जिसका एटॉमिक मास क्या होगा? 37 होगा। तो ये रेशियो भी दिया हुआ कि 3:1 के रूप में मौजूद होता है। तो जब भी ऐसा आ जाएगा तो हमसे अगर कोई पूछ देता है कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट वैल्यू, कि क्लोरीन का क्या होगा, 35 37 तो नहीं बोलेंगे। और कहीं पे आपने देखा होगा कि क्लोरीन का होता है 35.5 इतना होता है। तो ये कहाँ से है? तो ये इनका एवरेज निकाल दिया जाता है। क्या निकाला जाता है? एवरेज। और एवरेज जैसा आप चाह रहे हो वैसे नहीं निकलेगा कि इन दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड कर लिया, ऐसे नहीं, क्योंकि इससे संख्या पता नहीं ना चलेगी। कोई पूछेगा कि ए वाला आइटम की संख्या कितनी है, तो क्या बोलेंगे? x है। और इस वाले आइटम की संख्या क्या बोलेंगे? तो 3x है। तो आपने 8 में पढ़ा होगा कि अगर अनुपात दिया हुआ है तो टोटल जो संख्या होती है आइटम की वो कैसे पता चलती है? तो जो वैल्यू है रेशियो में उससे मल्टीप्लाई कर दो जिसके बारे में बोल रहा है संख्या, कि 37 एटम की संख्या अगर x है तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 37 × x। और अगर बोल रहा है कि 35
मास वाले एटम की संख्या 3x है तो 35 में 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एग्जैक्ट संख्या आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब जानते हैं आगे कि कैसे एवरेज इसका निकलता है। हाँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन जो है कैसे निकलेगा। तो वही एवरेज निकाल करके तो हमने क्या किया, 3 में 35 से मल्टीप्लाई किया, 1 में 37 से। क्लियर? और हमने 3 और 1 को जोड़ दिया, क्योंकि हमसे बोला नहीं जा रहा, पूछा नहीं जा रहा कि 35 वाले जो एटम है उनकी संख्या एग्जैक्टली बताओ, तब ना x का वैल्यू निकालेंगे। अब ऐसा कुछ करेंगे तो, और उसमें भी ये वाला मालूम होना चाहिए फिर एवरेज जो वैल्यू है। तो यहाँ पे वैसी ज़रूरत नहीं है, तो बस रेशियो पता था तो हमने 3 से 35 से मल्टीप्लाई कर लिया और 1 को 37 से, और इससे हमको टोटल नंबर ऑफ एटम मिल गए दोनों के, और फिर दोनों के रेशियो को ऐड कर लिया, है ना, क्योंकि ये संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 3:1। और जब हमने इसका वैल्यू निकाला तो लगभग आया 35.5 AMU, यानी क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या आएगा, 35.5 AMU। तो मैक्सिमम जो कोई भी होगा ऐसा जिसका आइसोटोप होगा उसका वैल्यू क्या में आएगा, डेसिमल में लगभग, कंफर्म तो नहीं बोलूँगा बट हाँ ये एक तो बात तो पता चल रही है इसको देखने से। अब एटॉमिक मास का एक और डिफिनीशन आया, तो पहले पढ़ रहे थे वो क्या गलत था सर, तो बिल्कुल कोई बोल देगा कि गलत है, तो यहाँ पर यही लिखा है मैंने कि मोर एक्यूरेट डिफिनीशन जो है वो क्या होगा कि एटॉमिक मास जो होता है किसी भी एलिमेंट का इज एवरेज रिलेटिव मास। एवरेज, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सबका आइसोटोप नहीं होगा, जिसका आइसोटोप नहीं होगा तो बोल देंगे भाई कि रिलेटिव मास, बट जिसका रहेगा आइसोटोप उसका एवरेज निकालना पड़ेगा। तो एवरेज रिलेटिव मास ऑफ इट्स एटम्स, उसके एटम के एवरेज, है ना, वैल्यू को जब हम कंपेयर करते हैं किसके साथ, कार्बन 12 एटम के साथ, है ना, जिसको हमने 12 लिया हुआ है, तो माना जाता है कि वो हमें क्या देगा, एटॉमिक मास। यहाँ पे आप थोड़ा चेंज कर सकते हैं, लेकिन बुक में ये दिया हुआ है कि मास ऑफ कार्बन 12 एटम एंड टेकन एज 12, तो यहाँ पे आप 1/12 ऑफ कार्बन 12 लिख सकते हैं, क्योंकि इससे डायरेक्ट निकल जाएगा, क्योंकि एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है। 12 लेके करेंगे तो फिर तो फ्रैक्शनल नहीं जाता है ना, तो लिख सकते हैं इसको, बट जब करने की बारी आएगी तो 1/12 से ही करना पड़ेगा, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? बहुत ही सिंपल भाषा में हो गया। तो इस वीडियो में मात्र इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और जानकारियों के साथ।